नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कंपटीशन जीके ट्रिक में। दोस्तों, यह वीडियो हमारा जो है एक व्यूअर के रिक्वेस्ट पर लाया जा रहा है और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आर्थिक और सामाजिक विकास पढ़ेंगे। मेनली जो है यह इकोनॉमी का एक चैप्टर है जिसमें हम लोग इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट पढ़ेंगे। इसमें हम लोग महत्वपूर्ण 40 से 50 प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप जो है इकोनॉमिक के यूपी पीसीएस में और आरओ में मेनली जो है आप 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर और स्टैटिक को मिलाकर देख सकते हैं। तो 140 में से 15 से 20 क्वेश्चन काफ़ी मायने रखते हैं और यह इम्पोर्टेंट होता है। तो यही जो है आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मानव के विकास के मानवीय पक्ष पर, मतलब आर्थिक पक्ष पर तो पहले से ही ध्यान दिया जाता था, लेकिन मानवीय विकास के लिए जो है सबसे पहले ध्यान केंद्रित कौन किया विकास के मानवीय पक्ष पर। ऑप्शन ए कह रहा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, दूसरा कह रहा है समन्वित ग्रामीण विकास योजना, तीसरा है विश्व विकास प्रतिवेदन और चौथा है सामुदायिक विकास योजना। तो हमारा आंसर जो है वह ए सही है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद जो है सबसे पहले विकास के मानवीय पक्ष पर ध्यान केंद्रित किया। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे चलिए, अब आगे देखिए, फिर क्वेश्चन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से आ गया, यूएनडीपी से। तो कह रहा है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की 1990 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं है। तो यह जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, एक जो है रिपोर्ट निकालती है, हर साल निकालती है और 1990 से लगातार निकाल रही है। तो इसकी रिपोर्ट है मानव विकास सूचकांक। अब कह रहा है कि इसकी गणना के लिए कौन सा जो है सूचकांक शामिल किया जाता है। तो इसकी गणना के लिए आप ध्यान रखिएगा, 3 सूचकांक शामिल किए जाते हैं। पहला कौन सा है? शिक्षा, ये हमारा पहला है। दूसरा है स्वास्थ्य, और तीसरा है जीवन स्तर, तो यह 3 सूचकांकों से जो है इसकी गणना की जाती है। तो देखिए, कह रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो प्रति व्यक्ति आय तो यह शामिल है। नगरीकरण नहीं है, हमने नगरीकरण इसमें कहीं नहीं देखा। साक्षरता मतलब शिक्षा, और जीवन प्रत्याशा मतलब जीवन स्तर। तो यह प्रति व्यक्ति आय शामिल है, साक्षरता शामिल है और जीवन प्रत्याशा, लेकिन नगरीकरण नहीं शामिल है। तो याद रखिएगा, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में। अब देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालेगा। तो मानव पूंजी निर्माण के लिए क्या जरूरी है, यहाँ यह पूछा जा रहा है। तो देखिए, मानव पूंजी निर्माण के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, चिकित्सीय देखभाल, उसका स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, और प्रशिक्षण ट्रेनिंग यह भी जरूरी है। लेकिन मानव पूंजी निर्माण के लिए सिंचाई की कहीं जरूरत नहीं है। तो याद रखिएगा, यह क्वेश्चन 2017 के आरओ मेंस में पूछा गया था, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना है। तो देखिए, सकल राष्ट्रीय सुख को जो है प्रगति का सूचक चुना है, तो कौन सा देश है? यह भूटान है। तो ध्यान रखिएगा आप कि जो अन्य देश हैं वह अपने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक नहीं मानते। मतलब ये एक बार को शब्द बदल के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा देश है जो खुशहाली को अपने देश की प्रगति मानता है। तो यह है भूटान। बाकी सारे देश जो हैं अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अपने देश की प्रगति मानते हैं, लेकिन भूटान में जो है खुशहाली को भी माना जाता है, देश की प्रगति को। तो याद रखिएगा। अब आप समझ सकते हैं कि भूटान एक छोटा सा देश है, तो यहाँ जो है
इकोनॉमी उतना अच्छी और असल में मायने भी नहीं रखती, क्योंकि ये हिली कंट्री है और यहाँ पर जो है लोगों का खुश होना और प्रदूषण वगैरह यहाँ काफ़ी कम होते हैं, पोल्यूशन, शोरगुल, और ये जो है युद्ध में तो एकदम शामिल ही नहीं होता किसी चीज़ के, तो इनके लिए खुशहाली इम्पोर्टेंट है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य लक्षण हैं। तो कह रहा है कि भारतीय सामाजिक, इंडियन सोशल स्ट्रक्चर के जो मुख्य लक्षण क्या है। तो देखिए, किसी भी देश की सामाजिक संरचना का मुख्य लक्षण क्या होता है, वहाँ की जनसंख्या, वहाँ के लोग और वहाँ के लोगों की जो है धर्म और जाति प्रजाति, यह है किसी भी देश की सामाजिक संरचना का लक्षण। तो ग्रामों में अधिक जनसंख्या, सही है, विभिन्न धर्म और विभिन्न जातियां, लेकिन निर्धनता जो है किसी भी देश का सामाजिक संरचना का लक्षण नहीं है। वैसे यहाँ पूछा जा रहा है भारतीय सामाजिक संरचना का, तो भारत का भी नहीं है, तो निर्धनता नहीं है। अगर आप चौथा काट देंगे तो आपको जो है आंसर प्राप्त हो जाएगा। हमारा जो कथन एक है, 1, 2 और 3 सही है। यह क्वेश्चन आरओ मेंस 2014 में पूछा गया था। अब देखिए, हाल ही में पहला लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया। तो 2016 का क्वेश्चन है, उस टाइम पूछा गया था कि पहला जो है लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया। तो यह जो है अभी हमने ऊपर पढ़ा था यह इसके बारे में, तो इसका जो प्रकाशक संस्था वह भी जो है यूएनडीपी ही है। तो ऑप्शन हमारा डी सही है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अब देखिए, यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसमें 4 क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन अलग अलग करके कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। तो देखिए, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इधर कूट दिया है, इधर क्वेश्चन। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि सर्व शिक्षा अभियान कब स्टार्ट किया गया है। तो इसमें देखिए कुछ फेमस है, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, साक्षर भारत मिशन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। तो कहीं ना कहीं ये चारों जो है इम्पोर्टेंट है, और भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो अभी हमने ऊपर देखा था, यहाँ पर किसी ऑप्शन में था, ये देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना कब स्टार्ट हुई। तो आपको यह भी याद रहना चाहिए, यह 1952 में स्टार्ट हुई थी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हो सकता है इसी में भी हम आगे देखें, तो याद रखिएगा। तो इसका आंसर देखिए जो है सर्व शिक्षा अभियान कब स्टार्ट किया गया। तो यह 2001 में शुरुआत किया गया था सर्व शिक्षा अभियान का। तो इसको आप याद ऐसे रखेंगे, यह जो 21वीं शताब्दी है, 21वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में ही, तो हमारी 21वीं शताब्दी अभी स्टार्ट हो गई है, तो 21वीं शताब्दी के शुरुआत में ही भारत ने मतलब ट्राई किया कि अब हमारे देश में जो है हर बच्चा से लेकर बूढ़ा सब कोई जो है वह साक्षर होगा। तो इसके लिए जो है मेनली बच्चों के लिए, अगर बच्चे पढ़े लिखेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे, कभी बूढ़े होंगे तो वो तो ऑटोमेटिक सब पढ़े लिखे होंगे ही, साक्षर होंगे। तो इसीलिए है सर्व शिक्षा अभियान इस शताब्दी के स्टार्टिंग में ही, पहले ही साल सन 2001 में ही स्टार्ट किया गया। तो देखिए ए का 3, अगर ए का 3 आप मिलाएंगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। मतलब एग्जामिनर चाहता था कि क्या आपको पता है कि सर्व शिक्षा अभियान कब स्टार्ट हुआ है। तो अगर आपको पता होता तो आंसर मिल जाता। बाकी के भी हम देख लेते हैं। देखिए, साक्षर भारत मिशन कब स्टार्ट हुआ, सन 2009 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो सर्व शिक्षा अभियान से भी पहले जो है सरकार ने इसके पहले भी कई बार प्रयास किए साक्षरता को लेकर। तो उसके लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब स्टार्ट किया गया, तो 1987 में, और उसी के एक साल बाद राष्ट्रीय साक्षरता मिशन स्टार्ट किया गया, तो 1988 में। तो याद रखिएगा, ये चारों का चारों काफी इंपॉर्टेंट है। सर्व शिक्षा अभियान कब स्टार्ट किया गया, सन 2001 में, 21वीं शताब्दी के पहले ही साल।
और साक्षर भारत मिशन कब शुरुआत किया गया? सन 2009 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरुआत किया गया? 1987 में। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब स्टार्ट किया गया? 1987 के एक साल बाद 1988 में। तो याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसको एक साथ याद रखिए। पहले ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, फिर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। हो सकता है इस बार एग्जाम में आपको क्रोनोलॉजी सेट करने को दे दे कि इसको जो है क्रम में सजाइए, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको अगर ईयर याद रहेगा तभी आप सजा पाएंगे। और बाकी अभी हमने पांचवा आपको एक्स्ट्रा बताया कि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, यह कब स्टार्ट किया गया? 1952 में। तो यह भी याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। ऑप्शन हमारा ये सही है। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है। अब कोई भी व्यवसाय होता है उसका सामाजिक उद्देश्य, ध्यान रखना कि यहाँ आर्थिक उद्देश्य नहीं पूछा गया है, सामाजिक उद्देश्य। व्यवसाय रोजगार व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या है? तो नवाचार नहीं है। सामाजिक उद्देश्य अगर हम बात करें तो रोजगार का सृजन है। ऑप्शन बी हमारा सही है। और व्यावसायिक समन्वय, जोखिम प्रबंधन, तो ये सारी चीजें तो नहीं है, लेकिन अगर इसका किसी भी व्यवसाय का अगर हम सामाजिक उद्देश्य माने कि इसका क्या है उद्देश्य लगाने का, कोई उद्योग धंधा, तो उसका है कि लोगों को पहली बात तो रोजगार सृजन हो। इसका अगर हम आर्थिक उद्देश्य माने तो वो क्या है? पैसे कमाना, पैसे कमाना और देश की जीडीपी में योगदान देना, जीडीपी को ग्रोथ करना, देश का विकास। तो ये सब हो सकते हैं आर्थिक आयाम, लेकिन इसका सामाजिक आयाम क्या हो सकता है? रोजगार प्रदान करना। अगला हमारा क्वेश्चन है, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसको जो है शॉर्ट में अमृत योजना कहते हैं, से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन हमारा पहला कह रहा है, इस कथन के अंतर्गत 400 शहरों को रखा गया है। ठीक है, दूसरा कथन देखिए, अमृत योजना में देश की 60% नगरीय आबादी को समाहित किया है। तो बताइए, तो अमृत योजना जो है यह देश की 60% नगरीय आबादी को जो है समाहित किया है, तो यह बात तो सही है। लेकिन इस मिशन के अंतर्गत 400 शहरों को शामिल नहीं किया गया है, यह बात गलत है। वैसे भी आप देखें तो 400 शहर बहुत ज्यादा हो गया। अगर भारत में अगर मेन शहरों की बात करें तो 50-60 शहर होंगे जो बहुत बड़े होंगे, दिल्ली, मुंबई जैसे, बेंगलुरु जैसे शहर। अगर 400 को हम देखेंगे तो ये छोटे छोटे शहर भी शामिल हो जाएंगे। लेकिन जो अमृत योजना में यह अभी जो है प्रमुख छोटे शहरों को शामिल किया गया, तो पहला हमारा कथन गलत है, जो है बी सही है। पूछा जा रहा है कौन सा सही है, तो ऑप्शन बी सही है, कथन जो केवल 2 सही है। यह क्वेश्चन आरओ मेंस 2016 में पूछा गया था। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, वो आप यहाँ ध्यान दीजिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम पूछा जा रहा है जिसे 2 अक्टूबर 1952 से प्रारंभ किया गया था, ने रास्ता तैयार किया है। तो अभी हमने ऊपर बताया कि जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एग्जाम में कई बार पूछा गया है और कब स्टार्ट किया गया है, तो यहाँ तो खुद दिया है, लेकिन यह पूछा जा रहा है कि यह किस चीज के लिए आया था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने रास्ता तैयार किया किस चीज का? तो पंचायती राज के संगठन का। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। तो यहाँ से याद रखिएगा, इसका जो प्रारंभ होने की डेट है 2 अक्टूबर 1952। अब दोस्तों अगर आप पंचायती राज के बारे में जानना चाहते हैं तो पंचायती राज का जो सबसे पहला गठन राजस्थान के नागौर जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील योजना, इसका है मिड डे मील योजना, को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता? तो पूछा जा रहा नहीं करता इसको, मध्याह्न भोजन योजना को। तो स्कूल मैनेजमेंट,
पंचायती राज संस्थान, स्वयं सेवा समूह और ठेकेदार। तो इसका जो मैनेजमेंट होता है मिड डे मील योजना का, इसका जो है इसमें ठेकेदार नहीं होता। जैसे मतलब अगर स्कूल में खाना बनता है मिड डे मील, तो पूछा जा रहा है कि उसको कौन कौन संस्थाएं इसमें इंक्लूड होती हैं, कौन जो है इसका मैनेजमेंट करता है, संचालन कौन करता है। तो सबसे पहला संचालक होता है ग्राम का प्रधान। कौन होता है? ग्राम का प्रधान। बजट उसके पास आता है, ग्राम के प्रधान के पास। यह बजट को जो है स्कूल के मैनेजमेंट को ट्रांसफर करता है और यह जो चलाया जाता है स्वयं सेवा समूह द्वारा। इसमें जो खाना बनाने वाली महिलाएं या पुरुष जो होते हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के होते हैं। तो ये तीनों मिलकर जो है इसका मैनेजमेंट करती हैं, व्यवस्था चलाती हैं, लेकिन ठेकेदार इसमें शामिल नहीं होता, इसमें बिचौलिया शामिल नहीं होता। ऑप्शन डी सही है, पूछा जा रहा है नहीं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? इसके बारे में है प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो देखिए यहाँ यह आर प्री 2014 का क्वेश्चन है। तो दुर्घटना बीमा का और इधर जो है जीवन बीमा के बारे में पूछा गया है या दिया गया है। तो देखिए इसमें सबसे पहली बात क्या है, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना में जो है दुर्घटना बीमा 1 लाख रुपए का है और जीवन बीमा 30,000 रुपए का है। अब यह है क्या, तो अगर आप प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अगर अपना अकाउंट बैंक में खुलवाते हैं तो आपका स्वतः ही 1 लाख रुपए का जो है दुर्घटना बीमा हो जाएगा और 30,000 रुपए का जीवन बीमा हो जाएगा। तो यही ये पूछ रहा है, ऑप्शन ए सही। और अब यहाँ याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरुआत किया गया था, तो 2014 में। देखिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं किस लिए, किस क्षेत्र में? तो प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार, याद रखिएगा श्रम पुरस्कार है जो लेबर अवार्ड। तो देखिए केवल राज्य सरकारों के सार्वजनिक, अब कहीं भी केवल लिखा हो तो पहले ही भी आप जो है अपना दिमाग में इतना समझिए, केवल तो अगर कोई भी स्कीम खुलता है तो किसी एक व्यक्ति पर्टिकुलर के लिए तो नहीं खुलता है, वो पूरी सोसाइटी के लिए होता है। तो पूछा जा रहा है केवल राज्य सरकारों के सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारियों के लिए, तो यह बात गलत है। यहाँ कह रहा है केवल केंद्र सरकार के, तो गलत है। अब यहाँ कह रहा है केवल राज्य तथा केंद्र सरकारों के सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारियों के लिए, तो यहाँ भी गलत है। डी ऑप्शन देखिए, केंद्र राज्य के सार्वजनिक उद्यमों तथा निजी क्षेत्रों के चयनित विनिर्माण इकाइयों के कार्यरत कर्मचारियों को, तो इसका आंसर हमारा डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जो है कि अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है कंपटीशन जीके ट्रिक 2024 ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का निम्न में से कौन सा अनुपात आकलित किया है? तो सबसे पहली बात तो आपको जानना है कि भारत में जो गरीबी रेखा का निर्धारण कौन सी समिति ने किया था, तो वो है तेंदुलकर समिति। अब ये इनके हिसाब से पूछा जा रहा है कि भारत में कितनी परसेंट गरीबी है, तो इनके हिसाब से जो है भारत में 37% गरीबी है। आगे बढ़ते हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की थी। देखिए निम्नलिखित में से इस समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए यहाँ कह रहा है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के जो है अनुमान लगाने के लिए भारत में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल। तो इसके लिए निर्धारित करने के लिए, अनुमान लगाने के लिए सरकार ने एक समिति गठित की थी और पूछा जा रहा है कि उसका अध्यक्ष कौन था। तो निर्मला देश पांडे गलत है, और बी सिद्धार्थ यह भी गलत है, सुरेश तेंदुलकर, और अभी हमने ऊपर देखा था तेंदुलकर समिति, तो हमारा ऑप्शन सी सही है, और जो है जानकी रमन यह गलत है। तो इस क्वेश्चन को आप ऊपर वाले क्वेश्चन से देखिए,
यह क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था और यह भी क्वेश्चन 13 में। तो अगर कोई नई चीज़ होती है तो उस साल इतना तो आपको याद रखना है कि उस साल क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जैसे कि इसके पहले अभी हमने यहाँ भी देखा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना कब पूछा गया, 2014 में, और यह जो है स्कीम भी 2014 में स्टार्ट की गई थी। तो इतना आपको ध्यान देना है कि अभी अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो इस साल की जो अच्छी स्कीम है, नई स्कीम है, फेमस स्कीम है, कुछ कमेटी जो है बनाई गई है, तो उसको आप जरूर से याद रखिएगा। तो इसका हमारा आंसर हो गया सुरेश तेंदुलकर। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए कह रहा है भारत में अमीर व गरीब दोनों ही कुपोषित हैं। कारण इसका क्या है? अमीर गलत भोजन खाते हैं और गरीब जो है रूखा सूखा भोजन करते हैं। देखिए नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो अब देखिए कथन ए जो है, भारत में अमीर व गरीब दोनों ही कुपोषित हैं। अब वैसे अमीर तो कुपोषित नहीं है लेकिन गरीब जरूर कुपोषित है। लेकिन अब कहीं ना कहीं अमीर भी कुपोषित है लेकिन दूसरे रीजन से। गरीब लोग का कुपोषित होने का दूसरा रीजन है, अमीर के कुपोषित होने का दूसरा रीजन है। अमीर क्या है, उसके पास खाने के लिए पैसे हैं तो वो कुछ भी खा रहा है, गलत भोजन भी खा ले रहा है। और गरीब जो है उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है तो वो कुछ भी खा ही नहीं पा रहा है, मतलब उसको जो खाना भी चाहिए वो भी नहीं खा पा रहा है। तो रूखा सूखा भोजन खा रहा है, एक दिन में आधे पेट खाना खा रहा है, 4 दिन में 2 दिन खाना खा रहा है, 2 दिन नहीं। तो दोनों कुपोषित हैं। कुपोषित जो है, कुपोषण दोनों से होगा। अगर आप गलत भोजन भी कर रहे हैं और भोजन नहीं भी कर रहे हैं तो दोनों से जो है कुपोषण होगा। तो हमारा जो कथन एक है, ए है, वो सही है। ए तथा आर दोनों सही है और ए जो है, ए का सही स्पष्टीकरण आर कर रहा है, तो आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण करता है। तो ऑप्शन ये सही है। निम्नलिखित में से किसको गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता है? तो गरीबी का सामाजिक सूचक पूछा है, आर्थिक सूचक नहीं पूछा है, यह बात ध्यान दीजिएगा। तो नहीं समझा जाता है। तो देखिए परिवहन के साधनों की कम संख्या, तो कह रहा है कि परिवहन के साधन हैं लेकिन कम है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। निरक्षरता जो है स्तर, तो अगर निरक्षरता रहेगा तो जो है गरीबी का कहीं ना कहीं जो है यह सूचक बनेगा, तो यह बात सही है। स्वास्थ्य देखभाल तथा पहुंच की कमी, अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो जो है लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो यह भी सही है। रोजगार के अवसर की कमी, यह तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पूछा जा रहा है गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं है, तो परिवहन के साधनों की कम संख्या, तो यह ये सही है। भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है, तो भारत में गरीबी का अनुमान कैसे लगाया जाता है यह पूछा जा रहा है। तो प्रति व्यक्ति आय से नहीं, प्रति व्यक्ति व्यय से, आय से नहीं, व्यय से नहीं। लेकिन प्रति व्यक्ति देखो, आय वैसे व्यय से तो किया जाता है, बात सही है, लेकिन प्रति व्यक्ति से नहीं। मतलब एक परिवार में, अगर एक परिवार में मान लीजिए जो है माता पिता हैं, तो हो गए, एक परिवार में माता पिता हो गए, पेरेंट्स हो गए, मेल फीमेल, फिर उसका बच्चा हो गया और उसके बच्चे में जो है भाई बहन हो गए, इसमें भी। तो यह जो पूरा परिवार है, तो ये पूछा जा रहा है यह कितना व्यय करता है, उससे गरीबी का अनुमान होगा, न कि इसके जो बच्चे कितने व्यय कर रहे हैं और पेरेंट्स कितने व्यय कर रहे हैं, इससे नहीं। तो परिवार का जो उपभोग है, उपभोग मतलब कंजम्पशन, कोई चीज खरीदना, खाना, ये सब, तो उसका उपभोग का व्यय गरीबी का अनुमान का आधार है। और यह बताने वाले कौन थे? तो अभी हमने ऊपर देखा था सुरेश तेंदुलकर। तो ये जो सुरेश तेंदुलकर थे ये बताने वाले थे। और ध्यान दीजिएगा कि 2013 के भी ये क्वेश्चन थे और यह अभी हम जो पढ़ रहे हैं यह भी 2013 का ही क्वेश्चन है। तो 2013 में देख रहे हैं सेम इवेंट से 3-3 क्वेश्चन पूछे गए। भारत में गरीबी का स्तर निर्धारित होता है, फिर से देखिए वही क्वेश्चन कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर रिपीट किया गया है और यह मेंस का क्वेश्चन है और 2013 का ही क्वेश्चन है। तो भारत में गरीबी का स्तर निर्धारित कैसे होता है? तो
घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब ये है क्या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पहले आप ये समझिए। जैसे आप गांव में, शहरों में राशन की दुकान होता है, तो वहाँ जो आप अनाज पाते हैं तो उसको जो है पीडीएस प्रणाली के तहत पाते हैं। और तो इसमें कह रहा है कि मुख्य उद्देश्य था, तो इस पीडीएस सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो सब्सिडाइज्ड कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करना। तो राशन की दुकान पे आप जो है सब्सिडी के तहत आवश्यक वस्तुएं, गेहूं, चावल, चीनी जो भी है प्राप्त करते हैं। तो बात तो सही है। यह कीमत सहायक कार्यक्रम की तरह आरंभ किया गया था। तो यह भी बात तो सही है। खाद्य सब्सिडी राज्य सरकारों के द्वारा दी जाती है। तो खाद्य सब्सिडी जो है वह राज्य सरकारों द्वारा नहीं दी जाती। ये जो सब्सिडी होती है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस, यह केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। केंद्र सरकार की यह योजना है। और यह योजना कब स्टार्ट किया गया था, तो 2013 में, याद रखिएगा। और जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाए जाते हैं, या इसको जो है कानूनी मान्यता दी गई थी। तो हमारा जो है ऑप्शन बी सही है। केवल कथन 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है, राज्य नहीं केंद्र होगा। भारत के आयात का सबसे बड़ा भाग मूल्यों में जो है सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। जो कुल मिला के पूछ रहा है कि भारत सबसे ज्यादा आयात कहाँ से करता है, तो इंपोर्ट, आयात का मतलब इंपोर्ट हो गया। तो आप सबको पता है चाइना से, अभी भी चाइना से करता है। यह क्वेश्चन तो 2010 का था। निम्नलिखित में से किस वस्तुओं का 2017 में भारत से निर्यात सर्वाधिक रहा। तो पूछ रहा है ऐसी कौन सी वस्तु है इनमें से, ऑप्शन में से, जो 2017 में सबसे ज्यादा निर्यात किया गया। और यह क्वेश्चन 2017 का ही था। तो यह जो है इंजीनियरिंग सामान है। तो भारत जो है एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट, ये निर्यात का मतलब एक्सपोर्ट हो गया। तो सबसे ज्यादा सामान जो है इंजीनियरिंग सामानों का करता है एक्सपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अमेरिका आधारित थिंक टैंक जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये एक रिपोर्ट है, जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट 2020 की। अब इसमें पूछा जा रहा है कि भारत की जीडीपी 2019 में 209 लाख करोड़ रुपए थी। अगला देखिए, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा। तो आगे देखिए, भारत ने ब्रिटेन एवं फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़कर जो है 5वां स्थान प्राप्त किया। और यह बात हो रही है 2020 की, और तीनों बातें एकदम सही है। अब ध्यान दीजिएगा कि यह क्वेश्चन आर प्री 2016 का है, और लेकिन री एग्जाम का है। जो 2016 वाला एग्जाम, री एग्जाम हुआ था, यह कब हुआ था, 2020 में हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा। तो कथन हमारा जो है डी सही होगा, तीनों कथन सही है। विशेष आर्थिक क्षेत्र, इसको कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन या सेज। नीति की घोषणा की गई थी कौन से वर्ष में, तो अप्रैल 2000 में, अप्रैल सन 2000 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति की घोषणा की गई थी। शुद्ध निर्यात बराबर होता है, तो यहाँ फॉर्मूला पूछा जा रहा है कि जो शुद्ध निर्यात होता है वह किसके बराबर होता है। तो निर्यात में से अगर आयात आप घटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका शुद्ध निर्यात हो जाएगा। अब देखिए, आयात कर क्या होता है, या यहाँ पूछा जा रहा है कि आयात कर के बारे में। तो देखिए, व्यापार की मात्रा को बढ़ाना। तो आयात कर तो ये जो इम्पोर्ट टैक्स है, इम्पोर्ट टैक्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो इम्पोर्ट टैक्स से क्या होगा, आप देखिए,
व्यापार की मात्रा को बढ़ाता है, तो यह गलत है। इंपोर्ट अगर टैक्स आप बढ़ाएंगे, घटाएंगे या किसी भी वस्तु पर इंपोर्ट टैक्स लगाएंगे तो व्यापार की मात्रा को बढ़ाएगा नहीं, घटा देगा। व्यापार की मात्रा को घटाता है, तो यह बात सही है। अगर आप किसी भी वस्तु में इंपोर्ट टैक्स लगा देंगे तो उसकी व्यापार जो है घट जाएगी। हरित बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नहीं है, पूछा जा रहा नहीं है। हरित बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, हरित बॉन्ड निवेश केवल जलवायु मित्र परियोजनाओं में होता है, तो यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका नाम ही है ग्रीन बॉन्ड। तो ये लाया ही इसीलिए गया था कि यह जलवायु फ्रेंडली जो है परियोजनाओं में निवेश किया जाए, तो सही है। पूछा गया है नहीं वाला। अगला देखिए, हरित बॉन्डों को सर्वप्रथम 2007 में यूरोपियन निवेश कोष ने जारी किया था। तो जो यूरोपियन निवेश कोष है, इसने जारी किया था सबसे पहले 2007 में, तो सही बात है। हरित बॉन्ड वित्तीय बाजार नवाचार है, तो यह भी बात सही है। हरित बॉन्ड स्थित ब्याज प्रतिफल के अल्पकालिक परिपक्वता निवेश है, तो गलत है, यह अल्पकालिक नहीं होता। देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष घोषित किया गया? तो अब ये है क्या, तो पहले आप समझिए। तो इसका आंसर देख लीजिए, 1994 है, इसका आंसर ए सही है। तो चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को कह रहा है किस वर्ष जो है घोषित किया गया था। मतलब जो करंट अकाउंट है वहां से आप रुपए को जो है पूर्ण परिवर्तन कर लेंगे। अब इसके बारे में आप समझिए थोड़ा सा, ये है क्या। तो पहली बात तो आप समझिए, जैसे मान लीजिए कोई एक फॉरेन इन्वेस्टर है, तो फॉरेन इन्वेस्टर अगर इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो पैसे को किस में लाएगा? डॉलर में। डॉलर में लाएगा, और डॉलर में लाएगा और इंडियन करेंसी में उसे कन्वर्ट करेगा, मतलब रुपीस में जो है उसे कन्वर्ट करेगा, तब यहाँ करेगा निवेश, निवेश करेगा। तो समझिए फिर यहाँ तो चालू खाते में, तो उसका जो खाता रहेगा वो चालू, तो उसको यहाँ रुपए को जो है पूर्ण परिवर्तन करेगा, फिर निवेश करेगा। फिर मान लीजिए उसने 50 रुपए लगाए, 5 रुपए लगाए थे, अब वो पैसा बढ़ के जो है 10 रुपए हो गया है, तो वो अब चाहता है कि मैं पैसे को निकाल लूँ और वापस अपने देश डॉलर को लेकर चली जाऊँ। तो ये जो रुपए से अब कन्वर्ट करेगा, उसका 10 रुपए बन गए, तो रुपए से अब ये डॉलर में जाएगा, तो इसी को कहते हैं परिवर्तनीयता, पूर्ण परिवर्तनीयता। तो सरकार कहती है अगर आप जैसे आप पैसे को निकाल रहे हैं, मान लीजिए आप प्रॉफिट बना लिए और फिर पैसे को निकाल रहे हैं, तो सरकार जो है ये प्रतिबंध हर साल घटाती बढ़ाती है, वो उनके ऊपर है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पूर्ण परिवर्तनीयता किस वर्ष लाया गया था? 1994। तो यह जो रुपए का परिवर्तन करता है, तो रुपए से डॉलर में लेगा, तो सरकार कहती है कि 10 रुपए आप जो है लगाए थे, तो पूरा का पूरा पैसा एक ही बार में आप नहीं निकालेंगे। जैसे 10 रुपए आपका हो गया, तो आप अभी 7 रुपए निकाल लीजिए, 7 रुपए जो है पूर्ण परिवर्तन कर लीजिए, 3 रुपए छोड़ दीजिए, उसको बाद में निकालिएगा। क्योंकि अगर आप पूरे पैसे को एक ही बार में हमारे मार्केट से निकाल लेंगे तो हमारी जो स्टॉक मार्केट है, इकोनॉमी है, वो फटाक से डाउन करेगी। तो सरकार जो है इस पे कभी प्रतिबंध लगाती है पूर्ण परिवर्तनीयता पे, कभी खोल देती है, तो यही बात है पूर्ण परिवर्तनीयता। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से वही वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यह क्वेश्चन 2010 में पूछा गया, फिर 2017 में सेम क्वेश्चन को पूछ लिया गया। भारतीय रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया, तो कथन जो है ये सही है, 1994 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है, जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं, सेवाओं और स्थानांतरण और विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं, तब उसे चालू खाता घाटा कहते हैं। कारण क्या कह रहा है देखिए, कारण कह रहा है कि चालू खाता, करंट अकाउंट डेफिसिट, तब होता है जब एक देश वस्तुओं, सेवाओं एवं पूंजी का अधिक निर्यात करती है। तो ये बात तो गलत है और यह जो है सही है।
ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, यह जब एक देश वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी का अधिक निर्यात नहीं आयात करती है तब होता है। अगर करंट अकाउंट मतलब आपने मान लीजिए चीन से 10 रुपए का सामान मंगाया और उसे 5 रुपए का ही बेचा, तो 5 रुपए का जो बीच में है वो करंट अकाउंट डेफिसिट है, घाटा है। तो इसमें हमारा जो कथन सी सही है, कथन ए सही है, लेकिन आर गलत है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है। तो अगर कोई मुद्रा है किसी भी देश की, या मान लीजिए हमारे इंडियन में रुपीज है, तो रुपीज का अगर हम अवमूल्यन कर दें तो उसका रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। प्री 2014 का क्वेश्चन है ROR। तो इसका रिजल्ट ये होगा कि देश में निर्यातों का बढ़ना और आयातों का घटना। आयात और निर्यात क्या हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, और आयात क्या हो गया, इम्पोर्ट। अगर कोई भी देश रुपए का अवमूल्यन तब करता है जब उसको अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना होता है और इंपोर्ट घटाना होता है, तो ऐसा देश कौन सा है, तो ऐसा देश है चाइना। चाइना को निर्यात ज़्यादा करना होता है और आयात कम। तो ऐसे चाइना, मान लीजिए चाइना है, तो वो करता क्या है, रुपए का अपने जो है बराबर टाइम टू टाइम अवमूल्यन करता रहता है। इसको इंग्लिश में डेवोल्यूशन कहते हैं, रुपीज डेवोल्यूशन। इसमें होता क्या है, अगर आप रुपए का अवमूल्यन कर देंगे तो आपका जो इंपोर्ट है वह घट जाएगा और एक्सपोर्ट जो है वह बढ़ जाएगा। अब इसमें होता क्या है, मान लीजिए अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, तो मान लीजिए कोई पहले चाइना में $1 बराबर मान लीजिए 50 रुपए होते थे, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक जो है सेब, एक सेब 50 रुपए का मिलता था, एक सेब। अब चाइना ने बोला कि अब हम रुपए का जो है अब हम कर देंगे अवमूल्यन, डेवोल्यूशन, मतलब रुपए की वैल्यू हम घटा देंगे, अपने यहाँ की पैसे की वैल्यू घटा देंगे। तो चाइना ने कहा अब हम 40 रुपए में $1 मानेंगे। तो अभी घटाएगा क्यों, ये समझिए। तो अब ये जो एक सेब मिल रहा था अब यह 40 रुपए में मिलेगा। तो कोई भी अगर इसको सेब को मान लीजिए भारत खरीदना चाहता है, तो अब उसको 40 रुपए में जो है एक सेब मिलेंगे, उसको 10 रुपए का फायदा हुआ। तो उसको जो है सस्ती सामान मिलेंगे, तो वो क्या करेगा, आयात अपना बढ़ा देगा, मतलब कहेगा हमें और सामान दो। तो चाइना का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, निर्यात बढ़ जाएगा। तो यही है रुपये का डिवोल्यूशन का फायदा। आगे चलिए। भारत WTO, जिसको विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, का सदस्य बना। तो कब बना, 1995 में। अब ध्यान रखिएगा कि WTO का गठन ही 1995 में होता है, और भारत जो है विश्व व्यापार संगठन का फाउंडर मेंबर है। और इसके पहले इसका, अब ऐसा नहीं है कि विश्व व्यापार संगठन के पहले ऐसा कोई संगठन नहीं था जो व्यापार को मैनेज करे। तो उसके पहले एक संगठन था GATT, गट। तो याद रखिएगा इसके पहले संस्था थी ये, और इसका जो है उत्तराधिकारी कौन बनता है, WTO। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसको IMF कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। तो IMF जो ऋण देता है इसका उपयोग कहाँ होता है, या IMF किस लिए जो है ऋण देता है। तो देखिए, आर्थिक विकास हेतु परियोजनाओं के लिए। तो आर्थिक विकास की अगर परियोजना कोई अब जो है स्कीम चलाना चाहते हैं, तो इसके लिए वर्ल्ड बैंक पैसा देता है। वर्ल्ड बैंक देता है, ADB देता है, और जो है AIIB देता है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक आर्थिक विकास के लिए जो है पैसा देता है। लेकिन IMF जो है भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए ऋण देता है। अब ये भुगतान संतुलन क्या है, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था। तो भुगतान संतुलन मतलब कि पेमेंट डेफिसिट,
मतलब आप व्यापार में आपको अगर घाटा वगैरह हो रहा है तो उसके बीच का गैप भरने के लिए आईएमएफ लोन देता है। केंद्रीय बैंकों के स्वर्ण कोषों को बढ़ाने हेतु गलत है, और औद्योगिक विकास के पूंजी निर्माण हेतु वर्ल्ड बैंक पैसा देता है। डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको एमएसपी कहते हैं, एमएसपी एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है ब्लू बॉक्स कहते हैं। और डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत सब्सिडी के लिए कई सारे जो है भुगतान के इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ऐसे करके कई सारे हैं। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो 1945 में। तो याद रखिएगा, ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इसकी स्थापना साथ ही में 1945 में की गई थी। और कौन से सम्मेलन में, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ये डब्ल्यूटीओ का है। अभी हमने ये वाला जो क्वेश्चन पढ़ा था डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत सब्सिडी वाली बात, एमएसपी, तो वहीं से क्वेश्चन है। तो कृषि पर समझौते के मुख्य 3 स्तंभों में निम्नांकित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, तो देखिए, बाजार पहुंच है, आंतरिक समर्थन है, निर्यात प्रतियोगिता है, और डंपिंग रोधी व प्रतिपूरक चुंगियां नहीं है। जो है, अगर आप कृषि पर समझौते के अंतर्गत कृषि में सब्सिडी ले रहे हैं डब्ल्यूटीओ से, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स के तहत, तो उसमें आप जो है, ऐसा नहीं है कि आप सब्सिडी लेके अपने देश में कृषि का जो है उत्पादन खूब करिए और फिर किसी देश में ले जाके उसको डंप कर दीजिए, बेचिए उसको, तो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन बाजार तक पहुंच बनाने के लिए आप सब्सिडी ले सकते हैं, आंतरिक समर्थन प्राप्त कर सकते हैं, और निर्यात में कंपटीशन के लिए कर सकते हैं, मतलब जो है प्रतियोगिता बनी रहे कंपटीशन मार्केट में, इसके लिए जो कृषि पर समझौते लागू होते हैं। उरुग्वे दौर किससे संबंधित है, तो उरुग्वे दौर जो है यह गैट से संबंधित है। गैट अभी हमने GATT पढ़ा था, गैट का ही परिवर्तित उत्तराधिकारी जो है वो WTO है, तो याद रखिएगा। अब देखिए, वर्ल्ड ट्रेड संगठन अवस्थित है कहाँ है, तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अब यह विश्व व्यापार संगठन है, इसका हिंदी ध्यान रखिएगा। जब भारत को विदेशी बैंकों से सोना रखना पड़ा, कब रखना पड़ा, 1991 में। उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था, तो कुल मिलाकर आपको अगर पता होता 1991 में कौन प्रधानमंत्री था, तो यही पूछ रहा है, तो चंद्रशेखर थे। अब यह इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो आपको पता है कि 1991 में ही जो है LPG आया था। LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। भारत के विदेशी विनिमय कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो किसके बारे में पूछा जा रहा है, विदेशी विनिमय कोष। तो देखिए, पूछा जा रहा है नहीं वाला, तो इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास विद्यमान स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां सम्मिलित होती हैं, तो सही है। विदेशी विनिमय कोष का मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज फंड जो है, मतलब अगर आपको किसी देश से कुछ लेन देन करना है तो किसका यूज करेंगे, तो आप स्वर्ण का यूज कर सकते हैं, और जो डॉलर, विदेशी मुद्रा, डॉलर, येन, यूरो है, इसका उपयोग कर सकते हैं। इसे भारतीय रिजर्व बैंक रखता है, तो इसका जो मालिक होता है वो RBI होता है, सही है। विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट, इसे कहते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स। असल में ये एक प्रकार का IMF का मुद्रा होता है, जिसमें आप जो है व्यापार कर सकते हैं, तो विशेष आहरण अधिकार इससे संबंधित नहीं होते हैं। तो ये बात गलत है, क्योंकि पूछा जा रहा है विनिमय में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं जो है व्यापार में, तो यह बात गलत है। भारत में विदेशी विनिमय की वर्तमान स्थिति, मतलब पूछा जा रहा है
कि अभी जो विदेशी मुद्रा भंडार है भारत के पास इस टाइम पर्याप्त है। तो बात सही है, इस टाइम भारत के पास जो है, तो अगर हम बात करें भारत के पास तो इस टाइम कितने जो है जो फॉरेक्स हैं रिजर्व हैं, तो फॉरेक्स रिजर्व जो है वो 620 बिलियन डॉलर है। तो याद रखिएगा इस टाइम भारत के पास जो है संतोषप्रद जो है फॉरेक्स है, और इसी पैसे से जो है लेन देन सारा चीज होता है विदेशों से, जैसे तेल मंगाना, कुछ भी मंगाना इसी पैसे से होता है। इसको कहते हैं फॉरेक्स रिजर्व, और इसका जो मालिक होता है वो आरबीआई होता है। तो यह हमारा पूछा जा रहा था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमारा सी ऑप्शन सही नहीं है। तो ये रहे हमारे, तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन को देखा, और इसमें हम लोग जो है विदेशी संगठनों के बारे में पढ़े, WTO वगैरह के बारे में, और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि एक एक साल में 2-2 3-3 क्वेश्चन यहाँ से रिपीट किए गए हैं। तो आप इसी के हिसाब से अपना, अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो उसको जो है अपडेट करते रहिए, और वहाँ से कंटेंट उठा के अपने माइंड में उसको डालिए। तो हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ जो है चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इस अगर PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं लेक्चर का तो कंपटीशन जीके ट्रिक 2024 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी धन्यवाद दोस्तों।